तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो लेकर आ गया हूँ एक नई नोवेल को जिसका नाम है स्वैलो स्टार द जर्क ओवरलॉर्ड, जिसमें कि एक दूसरा मेन कैरेक्टर होता है। लू फेंग को एक साइड कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है। अब इसका जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो आपकी और हमारी तरह स्वैलो स्टार रीडर होता है। मतलब उसने भी नोवेल्स को पढ़ रखा होता है कंप्लीटली, लेकिन वो गलती से स्वैलो स्टार की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। पता नहीं कैसे, लेकिन हो जाता है। तो हम लोग उसकी जर्नी को देखने वाले हैं कि आखिरकार वो क्या करता है, कैसे, कब, कितना करता है। तो क्योंकि उसको हर एक प्लॉट की बारे में पता होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 में हमें बताया जाता है कि अभी का फिलहाल टाइम 2056 जून 16 होता है। सुबह के 8 बज रहे होते हैं और एक बहुत ही यंग हैंडसम सा बंदा अपने कंप्यूटर डेस्क पे लेटा हुआ होता है। वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस, मतलब पढ़ते पढ़ते सो गया होता है। फाइनली उसके आंखें खुलती हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसका सर भी दर्द होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उठकर चारों तरफ देखता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता कि क्या मैं यहाँ पे कहाँ हूँ, क्योंकि वो किसी एक अनजान से रूम में होता है जहाँ का बेड, वार्डरोब, कंप्यूटर डेस्क, हर एक चीज़ अलग होता है। लेकिन साथ में वहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम भी होती है जिसमें कि फैमिली फ़ोटो होती है, जिसमें कपल और एक लिटिल सा बॉय होता है। अब जैसे ही वहाँ उस फोटो की नज़र अपने मेन कैरेक्टर की आंखों में जाती है, अपने मेन कैरेक्टर का नाम क्यूबी होता है। वो टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स वाला क्यूबी नहीं, बल्कि स्वैलो स्टार द जर्क ओवरलॉर्ड का मेन कैरेक्टर क्यूबी होने वाला है। अब जैसे ही उस फोटो पे उसकी नज़र आती है, यार उसके माइंड में उसकी मेमोरी ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। उसके माइंड में आरआर वायरस आते हैं। अब आरआर वायरस वही होती है जिसकी वजह से अर्थ पे इवोल्यूशन शुरू हुआ था। हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर पावर्स आना शुरू हुई थी। उसके साथ इवोल्यूशंस, मॉन्स्टर्स, फाइटर्स, इन सब की मेमोरीज अपनी क्यूमी की माइंड के अंदर ट्रिगर होना शुरू हो जाती हैं। और हमें बताया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के बारे में कि अपना मेन कैरेक्टर क्यूमी जियांगनान बेस सिटी में रहता है, जो कि जी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और आज का तारीख 16 जून है। उसकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी खत्म हो गई और आज उसका रिजल्ट आने वाला है। और हमें पता चलता है कि असल में ये लुओ फेंग का क्लासमेट होता है, जो कि एग्जाम के दौरान बेहोश हो चुका होता है। अब जैसे ही उसके अंदर की ये मेमोरीज ट्रिगर होती है, बंदा हैरान हो जाता है कि वेट, लुओ फेंग, क्या ये स्वैलो स्टार की दुनिया है जिसके साथ उसकी मेमोरीज कंटिन्यूअसली आना शुरू हो जाती है। क्यूमी को फाइनली कंफर्म हो जाता कि वो गलती से स्वैलो स्टार की दुनिया में आ चुका है। वो मिरर के पास जाके अपने चेहरे को छूकर देखने लगता है, जो कि उसके प्रीवियस लाइफ के जैसे ही होता है। क्यूमी पूरी तरह से शांत हो जाता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है। जिसके साथ में बताया जाता है कि अभी के फिलहाल जिसके बॉडी को वो पोजेस कर रखा है, उसका फादर एक सोल्जर था जिसने कि 8 साल की उम्र में अपनी जिंदगी को खो दिया होता है। जब अपना क्यूमी 8 साल का होता है, उस वक्त मॉन्स्टर का इन्वेजन होता है, तो उसमें उसके फादर मारे जा चुके होते हैं। उसकी मदर भी एक मिलिट्री रिसोर्सेज थी, जो कि एक 5 ईयर अगो में मॉन्स्टर्स के हाथों मारी गई होती है। और 13 की उम्र में ये बंदा पूरी तरह से अनाथ हो चुका होता है। और इन सारे ईयर्स, मतलब लगातार 3 सालों से ये पूरी तरह से जी जान मेहनत कर रहा था ताकि ये फाइटर बन सके और सारे मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन फाइटर बनने के लिए किसी के पास 3 कंडीशंस होना जरूरी है। लगभग एक स्ट्रेंथ 900 kg होनी चाहिए, स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड और एक अच्छी खासी रिएक्शन स्पीड होनी चाहिए, तभी वो एक फाइटर बन सकता है। और यही मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्यूमी के पास एक एवरेज टैलेंट होती है। बहुत मेहनत के साथ वो ट्रेनिंग तो करता था, लेकिन फिर भी वो एक डोजो ऑफ लिमिट का इंटरमीडिएट स्टूडेंट ही रहकर रह गया। उसकी जो बेस्ट पंचिंग फोर्स थी वो सिर्फ 756 kg थी। स्ट्रेंथ कम से कम 900 kg की होनी चाहिए। उसकी जो स्पीड की बात करें तो वो भी 24.12 मीटर होती, जो कि 25 होनी चाहिए थी, जो कि उसके प्रोस्पेक्टिव फाइटर से काफ़ी ज़्यादा दूर होती। उसकी रिएक्शन स्पीड स्टैंडर्ड से मेट करती है, लेकिन उन सब की स्ट्रेंथ और स्पीड की वजह से वो फाइटर नहीं बन पाया होता। बहुत
बहुत मेहनत करने के बाद भी वो फेल होता आ गया होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बंदा अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता। लेकिन इतने लंबे अरसे से ट्रेनिंग करते होने के साथ ही इसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हिडन इंजरी आ चुकी थी और ये कभी कभी तो बेहोश भी हो जाया करता था। आधे साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और 3 दिन तक ये हॉस्पिटलाइज हुआ था, तब जाके इसकी जान बची थी। इसके साथ इसके फिर से खड़ा होने की ताकत मिली थी। लेकिन वो कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, ये बंदा इम्प्रूव कर ही नहीं सकता। इसके सपने लगभग चूर चूर हो चुके थे, लेकिन फिर भी यह हार नहीं मानता। इसने अपने कॉलेज के एंट्रेंस को खत्म किया, मतलब एग्जाम को ख़त्म किया। फाइनली वहाँ पर वो अपनी फिर से तैयारी में जुट गया होता है, जिसके साथ वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखता है जहाँ पे उसके डिटेल होता है जो कि उसके मिलिट्री में भर्ती होने की मेरिट पॉइंट्स होते हैं। कैंडिडेट का नाम क्यूमी, जेंडर मेल, आईडी नंबर लंबा चौड़ा, एग्जाम नंबर लंबा चौड़ा, लिबरल आर्ट्स 211, साइंस में 228, मैथमेटिक्स में 121, टोटल में 516 और डिवाइडिंग लाइन 561 होता है। मतलब कि आपके पास स्ट्रेन ये सबके होने के साथ भी आपके एकेडमिक में अच्छे नंबर होने चाहिए थे, लेकिन उसके टोटल में 560 मार्क्स थे और पास होने के लिए आपको 561 आनी चाहिए, जो कि एक नंबर से बंदा पीछे हो गया होता। और इसे देखकर क्यूमी की आस्था एकदम से चूर चूर हो चुकी होती कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन हमें बताया जाता कि ये जो नंबर्स थी ना, वो इसके पास्ट लाइफ की थी। ये स्वैलो स्टार में अंदर आकर इसके नंबर्स की कोई जिक्र ही नहीं थी, क्योंकि यार आखिरकार एकेडमी के क्या ही लेना देना है इन सारे फाइटर्स के बनने से। जिसके साथ यहाँ पे वो इन सब के बारे में सोचने लगता कि आखिरकार क्या हो रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्यूमी की विल पावर्स है ना, वो किसी ऑर्डिनरी पावर पीपल से काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन उसकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा क्रूअल थी, जिसके कारण उसकी बॉडी डैमेज हो चुकी थी, वो रिकवर नहीं कर पाए थे और साथ में उसके स्ट्रेन ये सभी भी कम होती है। लेकिन हमें जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि क्यूमी ने स्वैलो स्टार की नॉवेल्स को पूरी तरीके से पढ़ रखा होता है। इसने कई बार स्वैलो स्टार को कंप्लीट कर रखा होता है। ये ऑलरेडी यहाँ के प्लॉट्स को जानता था, इसके टाइमलाइन को जानता है, उसे पता था कि ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब कि हमें और आपको देख लो, आपको हर एक चीज़ पता है कि लूफिन कैसे स्वैलो स्टार के अंदर आगे बढ़ता है, कैसे उसे स्टार टावर मिला था, कैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, कैसे कैसे क्या होता है, गोल्डन बीस्ट कब है, यूनिवर्सल लेवल कब होता है, उसके बाद आपको हर एक चीज़ पता हो, तो आप उसके दुनिया में जाकर क्या राज नहीं कर सकते। मतलब हर एक चीज़ आपके पास होगी तो आप तो वहाँ पे तबाही मचा ही देने वाले हो। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि इस बंदे को पता था कि अर्थ पे काउंटलेस मॉन्स्टर्स पहले से ही मौजूद हैं जो कि ह्यूमंस के बेसिस पे अटैक करते हैं। उसी के साथ उसे अपर एज लेंस के बारे में पता था, उसे यूनिवर्सेस के बारे में पता था, उसके मिल्की वे गैलेक्सीज के बारे में पता था, उसे सिल्वर ब्लू एम्पायर्स के बारे में पता था, उसे पूरे के पूरे वास्ट एम्पायर के बारे में पता था। आपकी ये पुरानी ताज़ा याद करने के लिए बता दूं कि यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसके अंदर मिल्की वे के अंदर ही 2 लाख से ज़्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं जिसपे की जिंदगियां मौजूद हैं। मिल्की वे के अंदर ही 8 गैलेक्सीज हैं जिसे सिल्वर ब्लू एम्पायर कंट्रोल करती है। लेकिन इतने सब के बावजूद भी वो एक लो लेवल सिविलाइज्ड नेशन से 8 गैलेक्सी, जो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर होता है, जिसके साथ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर जिसके अंदर 8000 गैलेक्सीज आते हैं और सिल्वर ब्लू एम्पायर भी उन्हीं में से एक होता है। और उसी के साथ और भी हाई लेवल सिविलाइज्ड नेशन जैसे गानू यूनिवर्स कंट्री होते हैं। आपकी ये पुरानी ताज़ा याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी नेसेसरी है। जिसके साथ उसे ये भी पता होता है कि यहाँ पे ह्यूमन रेसेस भी बिलोंग है, जैसे ओरिजिनल यूनिवर्स ओशन और ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में इस बंदे को पता होता है। तो समझ सकते हो कि इसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है अपने नोवेल के बारे में, आपके और हमारी तरह ही। जिसके साथ वो कहता है कि हाँ, मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर अनडाइंग कुछ नहीं है, असल खेल तो यूनिवर्स मास्टर ट्रू गॉड्स इटर्नल ट्रू गॉड्स गॉड किंग्स इन सब पे आया करते हैं। जिसके साथ वो इन सब के बारे में सोचते हैं। बहुत ही बकवास लिखी गई है जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा। जिसके साथ उसको ऑलरेडी ये प्लॉट सारी चीज़ें प्लॉट पता होता है। उसे अभी पता होता है कि लूफेंग अभी तक फाइटर नहीं बना होता है इस लाइफ में, क्योंकि लूफेंग भी अभी तक एक सिर्फ स्टूडेंट ही होता है जो कि सिर्फ पढ़ाई करना ही जानता था। अभी तक वो कुछ नहीं जानता है फाइटिंग के बारे में। ये शुरुआत वाली एपिसोड से हमें दिखाई जा रही है। इसके साथ क्यूमी का कोई भी इंटेंशन
पसंद नहीं होता कि वो अपने आप को अपने लू फेंग के साथ अटैच करे, जिसके साथ हमें बताया जाता कि क्यूमी ये सब सोच तो रहा था, लेकिन उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि उसकी सोल किसी और से भी कनेक्ट हो चुकी है। और जैसे ही वो अपने टेबल के सामने देखता है जो कि कंप्यूटर डेस्क के बगल में होता है, उसकी नज़र एक अपने पान से भी छोटे एक इलास्टिक सेल्स के अंदर बैठी हुई कैटरपिलर पे जाती है। और ये कैटरपिलर असल में जर्क रेस से बिलोंग करती, जो कि काउंटलेस ईयर से यहीं पे सोई हुई है लेकिन अभी तक जिंदा होती है। अब जिन्होंने भी ओरिजिन यूनिवर्स को जाना होगा उन्हें पता होगा कि ह्यूमन रेस के अलावा और भी डेमन रेस मतलब मॉन्स्टर्स रेस और भी कई सारे रेसेस थे। जैसा कि लू फेंग की अपनी थर्ड बॉडी की रेसेस वो भी अलग ही रेस थी, वैसे ही एक जर्ग रेस भी आती है जो कि वही पावरफुल रेसेस में से एक होती है। मतलब हर एक इस रेसेस अलग होती है। जैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की रेस अलग हो गई, मोरोसा की मतलब वो तो कहीं और ही चली गई, उसकी अलग होती है। लुओसा वो सभी अलग अलग रेसेस से बिलोंग करती हैं, जिसके साथ क्यूमी को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उस जर्ग रेस वाले कैटरपिलर से उसका सोल कनेक्शन हो चुका है। और क्यूमी जान चुका होता है कि वो उसका एक क्लोन है, जैसे लू फेंग का उसका क्लोन एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट हुआ करता। मतलब अपना क्यूमी इस दुनिया में आया, साथ में उसे एक बहुत ही पावरफुल रेस का एक सोल कनेक्शंस भी हो चुका था जो कि जर्ग रेस है। इसे कमजोर मत समझना, ये टॉप 6 पावरफुल रेसेस में से आती है, जिसका ऑलरेडी इसके साथ कनेक्शन बैठ चुका है। तो इसे प्लॉट बताए इसके पास एक पावरफुल जर्ग रेस वाली क्लोन आ चुकी है, तो समझ लो ये बंदा क्या करने वाला है। मुझे तो ये देखना कि आखिरकार लू फेंग कैसे इन सब के बावजूद अपने आप को पावरफुल बना पाता है, क्योंकि अपना ये क्यूमी तो उसे स्टार टावर हाथ लगने ही नहीं देगा। साथ में और सब उसको प्लॉट पता है, तो वो सारे प्लॉट वो चलने ही नहीं देगा। तो चलो आगे इसको हम देखते हैं, जिसके साथ वो अपने कॉन्शियसनेस को जर्ग लावा के बॉडी के अंदर डालता है। क्यूमी को महसूस होता है कि यार वो पूरी तरह से दुनिया को एक अलग ही तरीके से देख पा रहा है। वो एक छोटे से कैटरपिलर की बॉडी में आ गया था, तो उसके लिए दुनिया बहुत बड़ी नजर आने लगती है। सामने वो अपने ही जायंट रूप को देख पा रहा होता है, जिसके साथ हमें जर्ग रेसेस के बारे में और भी बताया जाता है कि जर्ग रेस एक पावरफुल स्पीसीज से बिलोंग करते जो कि डिवोरिंग इवोल्यूशंस और म्यूटेशंस को करने में कैपेबल हैं। मतलब ये भी अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ इन्फिनाइट डिवोर कर सकते हैं, ये खुद को इवॉल्व कर सकते हैं म्यूटेट, तो इसकी अलग ही खासियत होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जर्ग रेस 6 पाइनिकल रेसेस में से आती है, और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बात करें तो वो 6 पाइनिकल रेसेस में नहीं आती है, उतनी पावरफुल उसकी रेस नहीं होती है। जिसके साथ वहां पर वो इन सबको देख रहा होता है। इस चीज को जानकर अपना क्यूमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस लाइफ में उसके पास एक मौका है कि वो अपनी किस्मत को बदल सकता है। उसे पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अर्थ पे आगे क्या होने वाला है। नियर फ्यूचर में अर्थ की सिविलाइजेशन एक एक्सटेंशन लेवल डिजास्टर को फेस करने वाली है, और 3 साल बाद ही 13 जनवरी 2060 में गोल्डन हॉर्न बीस्ट न्यूयॉर्क के बेस पे अटैक करने वाला है। तो उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और ये बंदा अभी स्टूडेंट लेवल वॉरियर में भी कदम नहीं रखा होता है। जिसके साथ जिसे ये भी पता होता है कि आगे चल के लू फेंग 5 बंदों का यूज़ करके सैक्रिफाइस करा है। इस सब की चीज़ों के बारे में वो अच्छे से जानता है, लेकिन उसे पता था कि मैं उसके भरोसे नहीं रह सकता हूँ। मुझे खुद एक फाइटर बनना होगा, खुद फाइट करना होगा, खुद इस कैलामिटी को हराना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। तो ये नॉवल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले कि क्या होता कि लू फेंग को पास कभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी आती नहीं, क्या होता है कोई और पावरफुल मास्टर वहाँ पे आकर सारी चीज़ें मैनेज कर देता। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, और आप लोग भी बताना क्या इसको मैं कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं, मैं पोल में ज़रूर डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी नोवेल था, वीडियो था, तब तक के लिए बाय।